Ladies and gentlemen, in your huge round of applause, I would request our chief guest, the Honorable Prime Minister, Mian Mohammad Shehbaz Sharif, to please come on stage and inspire us with your vision of Gwadar and Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान, इंतहाई काबिल एहतराम वफाकी वज़राए कराम, मोहतरमा शारजी अफेयर, मोहतरमा बैंक, चीनी सफारत खाना और इंतहाई काबिल एहतराम गवादर में पाकिस्तानी भाइयों, चीनी भाइयों और बहनों, सरकारी अफसरान, लॉ इन्फोर्सिंग ऑफिसर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं गवादर में हाज़िर हुआ हूँ और यहाँ पर हमने पहले गवादर में जो तामीराती काम हो रहा है उसका हमने फ़ज़ाई दौरा किया और गवादर हवाई अड्डा जो कि हुकूमत चीन की ग्रांट से तामीर किया जा रहा है और इसी तरह गवादर में दूसरे तरक्याती काम उनका हमने जायज़ा लिया और आज ईस्ट बे जो चीन ने मोटरवे बनाई है बहुत उम्दा क्वालिटी की, उसका हमने आज इफ्तिताह किया और ये मुकम्मल हो गई है और इससे ये ईस्ट बे लिंक मिल जाएगा हाईवे को जो कि कराची तक यहाँ से जो सामान होगा उसको वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उससे आगे लिंक कर देंगे। इसी तरीके से गवादर में चीन ने एक डीसैलिनेशन प्लांट का भी यहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम किया है और यहाँ एक हस्पताल भी बनाया है और गवादर में बसने वाले जो पाकिस्तानी यहाँ पर ख़ानदान हैं उनके लिए 3200 घरानों के लिए चीन ने शमसी तवानाई से चलने वाले सोलर पैनल्स वो मुहैया किए जा रहे हैं और इसी तरीके से यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो हमारे चीनी भाइयों और बहनों को बहुत उम्दा सिक्योरिटी मुहैया कर रहे हैं, जिसके लिए मैं इन तमाम चीनी भाइयों का, पाकिस्तानी दोस्तों का, अफसरों का, वज़रा का, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का और जनाब वज़ीर आला साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इन तमाम कामों के लिए पूरी तनदेही से अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। आज मैंने पहले जनाब एहसन इकबाल साहब जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं, इस सारे काम की निगरानी वो कर रहे हैं और जनाब वज़ीर आला साहब के साथ और
दूसरे हमारे जो मोहतरम वफाकी वज़रा हैं, मौलाना असद साहब, नवाबज़दा जैन बुख्ती साहब, बोधानी साहब और दूसरे हमारे साथी और मोहतरमा पैंग जो चार्ज डी अफेयर हैं, और हमारे फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ हमने मीटिंग की और सारी यहाँ पर जो तरक्याती कामों का हमने जायज़ा लिया, उसके ऊपर गुफ्तगू की। मुझे ये कहना है कि काम की रफ्तार तसल्ली बख्श अभी नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी तक गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सका, और मुझे याद है 2017-18 में, ऐसे 2017-18 में इसका संग बुनियाद रखा गया था और अभी तक ये तामीर के मराहिल तय कर रहा है। हालांकि ये 100% चीन की सदर जनाब शी जिनपिंग और प्रीमियर ली ने एक ग्रांट के तौर पर तोहफा हमें अता किया है, और उसको भी हम मुकम्मल नहीं कर पाए। इसी तरीके से गवादर के आवाम के लिए पीने का पानी जो है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर वो मुहैया नहीं किया जा सका, और आज मुझे ये बताया गया है कि अब 3rd फेज़ में यहाँ पर जो वाटर पाइप जो हैं वो बहुत एक पुराने ज़माने की लगी हुई हैं, उनको तब्दील करना है। और फिर ये भी बात सामने लाई गई कि जो पानी का जो ज़ख़ीरा है वो बसा औक़ात उसमें कमी आ सकती है, लिहाजा बतौर एक फॉल बैक पोजीशन के ऑल्टरनेट ऑप्शन कि हमें डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाना होंगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि भाई आपने अरबों रुपए तो अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ी में ख़र्च कर दिए, पानी का ज़ख़ीरा किया है, और अब आप ये फरमा रहे हैं कि अगर पानी की कभी किसी वक्त सीज़न में कमी होती है तो हमें फिर एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाना पड़ेगा, जिसके ऊपर भी अरबों रुपए खर्च होंगे। तो चाहिए तो ये था कि पहली फुर्सत में ये डिसैलिनेशन प्लांट लग जाते अच्छे सस्ते ज़मानों में, और आज गवादर के हर घर में पीने का पानी मुहैया होता। इसी तरीके से जो यहाँ पर बिजली की जो यहाँ पर किल्लत है, और ईरान से जो बिजली लाने का मंसूबा है, उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जानी हैं और दूसरे जो वहाँ पर स्टेप्स हैं वो लिए जाने हैं, जिसको कई साल लग गए हैं। और अब मुझे जनाब वज़ीर आला साहब बता रहे थे कि इसके लिए अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला साहब ने अभी चंद महीने पहले ये मनसब का हल्फ लिया है। इसी तरीके से और जो दूसरे मामलात हैं वो सुस्त रवैये का शिकार है। तो आज मैंने टारगेट्स फिक्स किए हैं। जनाब एहसन इकबाल साहब को मैंने गुजारिश की है कि तमाम जो मुतल्लिका जो अफसरान हैं और वज़रा को वो फौरी तौर पर उनसे मीटिंग करें, और मीटिंग करके टाइम लाइन के साथ हर मंसूबे की तामीर का वक्त मुकर्रर करें। इसी तरीके से आपको ये जानकर अफसोस होगा कि गवादर पोर्ट, जिसको दुनिया की जितनी भी डीप सी पोर्ट्स हैं उनमें ये भी पोर्ट शुमार होती है और शुमार किया जाता रहा, लेकिन शूमी ये किस्मत देखें कि इस अरसे में एक तो कोई ज़्यादा जो बिज़नेस
ना हो सका और शिप्स ज़्यादा ना आए, उसकी वजूहात हैं वो मैंने डिस्कस की हैं कि बिज़नेस मॉडल और फिर जो गवादर पोर्ट की जो अथॉरिटी है उनसे भी बात हम करेंगे और अभी करेंगे। लेकिन उसकी ड्रेजिंग नहीं हुई, और चूँकि ड्रेजिंग नहीं हुई तो सिल्टिंग हुई और जो डेप्थ है वो कम हो गई, और जो हैवी शिप्स हैं अब वो यहाँ पर नहीं आ सकते तावक्त है कि इसकी ड्रेजिंग की जाए और जो डेप्थ जो है उसको रिस्टोर किया जाए। ये वो इश्यूज़ हैं जो कि आज मैंने गवादर पोर्ट पे मैंने डिस्कस किए हैं, और इसके लिए मैं चाहूँगा कि वॉर फुटिंग के ऊपर हम इसके ऊपर इक़दामात उठाएं। यहाँ पर चूँकि मैं एक पब्लिक गुफ्तगू कर रहा हूँ और शाहजी हफीज़ भी तशरीफ़ फरमा हैं और चीनी कंपनियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने डीसैलिनेशन प्लांट, छोटा प्लांट पोर्ट पे अपनी ज़रूरत के लिए लगाया। और अब अगर हमें गवादर के लिए, आवाम के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन बनानी है तो मैं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे ये डीसैलिनेशन प्लांट लगाया है, शाहजी हफीज़ भी तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी ये तजवीज़ है कि G2G मॉडल के तहत इस गवादर शहर के लिए डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाने के लिए हम फिल फॉर बातचीत शुरू करें और मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर इसके ऊपर अमली इक़दामात उठाने जाने चाहिए। इसमें कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए जनाब एहसन इकबाल साहब और वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर इक़दामात उठाएँ। रही बात बिजली के हवाले से, तो ईरान से अगर बिजली हम ला सकते हैं तो बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई साल से ये मंसूबा बहुत ताख़ीर का शिकार रहा है। मेरी आज तजवीज़ है, चाइना की यहाँ पे शाहजी हफीज़ तशरीफ़ फरमा हैं और वो कंपनी जिन्होंने गवादर में 3200 घरों के लिए सोलर पैनल्स अतिये के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर तकसीम किए हैं, वो कंपनी और दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर बात होनी चाहिए और ऐसा बिज़नेस और फाइनेंशियल मॉडल हम बनाएं। मैंने एहसन इकबाल साहब को मैंने गुजारिश की है कि फौरी तौर पर जो एक गवादर में रहने वाला एक घराना मिसाल के तौर पर अगर बिजली का 400 या 500 रुपये का बिल अदा करता है माहाना, या 1000 रुपये या 2000 रुपये, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो बजाय ये बिजली का बिल वो सारा साल अदा करता रहे, उसको, उस घराने को और इन हज़ारों घराने को हम बैंकों के ज़रिए हम रकूम दिलवाएंगे और एक इंतहाई शफाफ तरीके से बिडिंग के ज़रिए हम चीन की कंपनियां या दूसरे ममालिक की कंपनियां वो खुली शफाफ बोली के तहत वो इन घरानों के लिए एक अच्छे माकूल जो साइज़ के जो सोलर पैनल्स हैं, जिनमें घर के 2-3 बल्ब भी जल जाएं, पंखा भी जल जाए और फिर अगर फ्रिज है छोटा मोटा वो भी काम करता रहे, ताकि सौदा सल्फ वहाँ पर एक ख़ास डिग्री पर वो मौजूद रहे, प्रोटेक्ट रहे। तो ये हज़ारों सोलर पैनल्स जिनकी कारकर्दगी वो उसकी गारंटी हो, और फिर जब ये प्रोक्योर कर लिए जाएं और उन घरानों में लग जाएं तो वही कंपनी कम से कम 5 साल के लिए आफ्टर सेल सर्विस का एग्रीमेंट हो, और वो उनको, ताकि घर वालों को ये तकलीफ़ या ये एक एहसास ना हो कि अगर
ख़राबी हुई तो कौन ठीक करेगा, तो ये आफ्टर सेल सर्विस वही सप्लायर्स कंपनी वो मुहैया करेगी। एक ये मॉडल है। दूसरा मॉडल ये है कि गवादर में 100 या 150 मेगावाट के मुख्तलिफ जगहों पर गवादर और साथ वाला जो ज़िला है जी नहीं अभी वो बात कर रहे थे हम, नहीं गवादर और एक उसके साथ नहीं तुर्बत भी था और पसनी भी। ये जो मुल्का इलाके हैं उनके लिए हम सोलर पार्क्स लगा दें और ऑफ ग्रिड बिजली वहाँ के रहने वालों को मुहैया हो, ताकि वहाँ पर बिजली मुहैया की जाए और उसी कंपनी को वो पेमेंट दें फ़ी घराना जो भी बिजली का खर्च होगा। एक अच्छे शफाफ तरीके से हर चीज़ तय हो जाएगी। तो ऑफ ग्रिड वहाँ पर सोलर प्लांट्स लग जाएं और उन शहरों और कस्बों में बिजली मुहैया की जाए, ये शमसी तवानाई की, और वहाँ से जितने वहाँ पर घराने हैं जो बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल अदायगी उस कंपनी को दे देगी। ये है वो दो तरीके के मॉडल्स जो कि फिलफौर हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर बिजली का मसला देर पा और लॉन्ग टर्म बुनियादों पर इंशाअल्लाह यहाँ पर हल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो ड्रेजिंग है वो पोर्ट अथॉरिटी के साथ मैंने एहसन इकबाल साहब को कहा है कि मिलकर ये समंदर की जो ड्रेजिंग करनी है पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर तय हो जाएगा। और पोर्ट अथॉरिटी अगर ड्रेजिंग कर दे तो हमारा जो 9% या 10% जो हमारा शेयर है वो सालाना उसमें से उसकी कटौती होती रहेगी। ये भी एक मॉडल है। हम ख़ुद भी अपने वसाइल से 4-5 अरब रुपए खर्च करके इंशाअल्लाह ड्रेजिंग कर सकते हैं। मगर क्या कीजिएगा कि माजी की इस गफलत का ना ड्रेजिंग हुई और उससे सारा मामला बिल्कुल रुक गया और तातुल का शिकार हो गया। यहाँ पर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने और भी मसाइल का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर जो कस्टम्स की बात की है वो मैंने नोट कर ली है और मैंने एहसन इकबाल साहब को गुजारिश कर दी है कि वो फिलफौर इसके ऊपर वो मीटिंग करें और जो आपके जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर उनको यहाँ पे हल करवाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो फिशरमैन हैं या हमारे मछेरे भाई उनके लिए उनकी जो कश्तियाँ हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए उनको एक इंजन दरकार है और ये कोई 2000 ये कोई कश्तियाँ बनती हैं। मैं यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूँ कि इन 2000 ऐसा ना आपने मुझे 2000 फरमाया था चीफ मिनिस्टर साहब, आपने 2000 कहा था। पहले ये फैसला कर लें, इस तरह कर लेते हैं कि 20,000 या 2,000 की बहस में नहीं पड़ते। हम एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि इन दी ऑर्डर ऑफ मेरिट कि सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कौन से घराने होंगे मछलियाँ पकड़ने वाले। तो उनमें से पहला बैच जो है 2000 का प्योरली ऑन मेरिट और इसकी बैलेटिंग भी हो सकती है शफाफ तरीके से। इन 2000 घरानों को वफाकी हुकूमत इंजन फ्री अतिये के तौर पर अदा करेगी इंशाअल्लाह। और फिर जो अगली जो किस्त है वो पर इंशाअल्लाह एहसन इकबाल साहब वो मरहलावार ये इसका इंतज़ाम करेंगे। पहली जो किस्त है 2000 इंजन्स की, उनको हम इंशाअल्लाह एक क्राइटेरिया के तहत शफाफ तरीके से बैलेटिंग के ज़रिए
यानी कुल अंदाजे के ज़रिए कंप्यूटराइज्ड हम इंशाअल्लाह 2000 इंजन गवादर के अपने मशरे जो हमारे भाई हैं उनको हम मुफ्त इंजन इंशाअल्लाह उनकी खिदमत में हम देंगे। इसी तरीके से जो कस्टम्स की जो चेक पोस्ट हैं और वहाँ पर जो मामलात हैं, इस हवाले से भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ एहसन इकबाल साहब से कि वो मेहरबानी करके इसके ऊपर तमाम मामलात के ऊपर तसल्ली बख्श गुफ्तगू करें और इंशाअल्लाह इनका फिल फॉर हल ढूँढें। आखिरी बात, मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछली मरतबा यहाँ पे गवादर यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया था। आज मैं ये आपके सामने ऐलान करता हूँ कि इस बजट में गवादर यूनिवर्सिटी के फंड्स मुहैया किए जा रहे हैं और इसको हम इंशाअल्लाह इस मंसूबे को फिल फॉर हम इसको इंशाअल्लाह इसको अमली जामा पहनाएंगे। आपके इल्म में है कि कल रात तेल और पेट्रोल की कीमतों में फिर दिल पे पत्थर रखकर मजबूरन इजाफा करना पड़ा, इसलिए कि जब से हमारी हुकूमत आई है 11 अप्रैल इस साल 11 अप्रैल को मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआओं से हल्फ उठाया था और पिछली हुकूमत ने तेल और पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडियों में आसमान से बातें कर रही थी, मगर 3.5 साल उस हुकूमत को कभी तौफीक नहीं हुई कि आटे चीनी दाल में कोई आवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सके और दीन और दुनिया दोनों कमाएं, लोगों की गरीब लोगों की दुआएं लें। कभी उनको एहसास नहीं हुआ, जू तक न रेंगी। लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके ख़िलाफ़ कामयाब होने वाला है, तो उन्होंने यकायक तेल और इसके पेट्रोल की कीमतें जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं और वो आसमान से बातें उनकी कीमतें कर रही थी और हैं, अब और भी बढ़ गई हैं। उन्होंने कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें जो हम फंस जाएं। हमने एक हफ्ता पहले तक पूरी कोशिश की कि ये आवाम के ऊपर ये हम इजाफी बोझ ना ला दें, लेकिन पिछली हुकूमत ने बग़ैर फंड्स के और कर्ज के ऊपर ये मुल्क ये ज़िंदगी बसर कर रहा है। कर्ज के ऊपर हम हर सांस लेते हैं, तो ये किस तरह मुमकिन है कि बाहर की जो दिन रात इस्तेमाल होने वाली शय तेल और पेट्रोल वो जो बाहर से आता है, बदकिस्मती से पाकिस्तान में सुई अगर गैस थी वो ख़त्म होने वाली है और इस तरह बाकी जगहों पर बहुत यानी ना होने के बराबर हमारे गैस और तेल है। तो 98% हमारे जो हमारी जो ज़रूरियात है वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है कर्ज लेकर। मगर उन्होंने ये किया और हमने पूरी कोशिश की इसको रोकें, लेकिन फिर हमें मजबूरन ये इजाफी बोझ हमें देना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मगर इसके साथ हमने जो गरीब तबके हैं इस मुल्क में 8 करोड़ अफराद, उनके लिए हमने 2000 रुपये महीना हमने उनको सब्सिडी दी ताकि जिसके पास स्कूटर है वो पेट्रोल लेने के लिए 2000 रुपये इस्तेमाल कर सकता है, जिसने बस का सफ़र करना है वो इन 2000 रुपये में से बस की टिकट ख़रीद सकता है, जिसने बच्चों की तालीम के लिए कोई इंतज़ाम करना है तो वो इसमें से खर्च कर सकता है। यानी ये कोई पाबंदी नहीं कि आपने सिर्फ तेल या पेट्रोल के ऊपर खर्चना है। अगर आप उसके हकदार हैं तो 2000 रुपये आप किसी भी आइटम के ऊपर इस्तेमाल
کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم مزید غریب عوام کو، ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور میں یہ بات کوئی کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں خلوص دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف اور ہمارے تمام اتحادی جماعتوں کے زعماء اور تمام ہماری پارٹیز کے ممبران اور ہم سب اس بات کے اوپر یکسو ہیں کہ اس ملک کے اوپر غریب عوام کے اوپر مزید بوجھ لادنا کسی بھی طرح کسی ظلم اور زیادتی سے کم نہیں ہے. مگر ہمیں کل رات پھر ہمیں یہ قیمتیں مجبوراً بڑھانی پڑی، اور میں آپ کو آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے میٹنگ رکھی ہے، اور اگر غریب عوام اس ملک کے لیے ہمیشہ 75 سال میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنا خون پسینہ انہوں نے نچھاور کیا اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، دہکا میں، فیکٹریوں میں انہوں نے دن رات کام کیا ہے، تو جو اشرافیہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے، جو ارب کھرب پتی ہیں، ان کا بھی آج حق ہے اور فرض ہے وہ آگے بڑھیں اور قربانی دیں، جذبہ اثار سے، قربانی سے وہ اس غریب قوم کے لیے آگے بڑھیں اور وسائل مہیا کریں، سادگی اختیار کریں، تاکہ غریبوں کو بھی، عام آدمی کو بھی یہ احساس ہو کہ اگر ہم مشکل وقت گزار رہے ہیں تو وہ صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، یا پھر جن کے پاس دولت کے وسائل ایسے ہیں جو کہ یہاں پر بات کرنا مناسب نہیں، تو پھر آج ان کا فرض ہے، اور میں اس کو یقینی بناؤں گا انشاءاللہ کہ وہ اپنے وسائل غریب عوام کے قدموں میں نچھاور کریں. کل میں انشاءاللہ میٹنگ کر رہا ہوں حکومت کے حوالے سے بھی، اور سب سے پہلے اس کی شروعات مجھ ناچیز سے شروع ہوں گی، وزراء کے اوپر لاگو ہوں گی، مشیروں کے اوپر لاگو ہوں گی، سیکرٹریز کے اوپر لاگو ہوں گی، فیڈرل سیکرٹریز ہوں، پروونشل سیکرٹریز ہوں، سرکاری افسران ہوں، سیاستدان ہوں، سب کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا، سادگی اختیار کرنی ہوگی اور سخت اقدامات سہنے ہوں گے، تبھی یہ ملک، خدا داد ملک پاکستان، یہ قائد اعظم، حضرت قائد اعظم کی صحیح تصویر بن سکے گا اور ان کے خواب کی تعبیر بن سکے گا. اس کے بغیر وہ خواب ہمیشہ ادھورا رہے گا. اس کے لیے انشاءاللہ میں نے کل میٹنگ کا میں نے اہتمام کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جو جائز اقدامات ہیں وہ کتنے بھی سخت ہیں، وہ عمراء کو بھی، اشرافیہ کو بھی، حکومت کو بھی، وزیر اعظم کو بھی، وزراء اعلیٰ کو بھی، گورنرز کو بھی اور افسران کو بھی وہ اقدامات ان کو قبول کرنے ہوں گے، تاکہ یہ قوم مل کر ہم دن رات محنت کریں گے، سادگی اختیار کریں گے، قربانی دیں گے، تو انشاءاللہ ضرور وہ وقت آئے گا کہ ہم انشاءاللہ ان چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے. میرا یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا مکمل توکل ہے انشاءاللہ، اور وہ خدا جس نے یہ دنیا بنائی، انسان پیدا کیے، انشاءاللہ وہ کسی کی محنت کو، اثار کو، قربانی کو، جذبہ حب الوطنی کو وہ رائے گاہ نہیں جانے دیتا. یہی قرآن کریم کا اس کا حکم بار بار ہم روز پڑھتے ہیں جب تلاوت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جذبہ ایمانی ہے، صدق دل سے ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم مل کر یہ تمام اقدامات اٹھائیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ اپنی کمال مہربانی سے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی ضرور فیصلہ فرمائیں گے، برکت ڈالیں گے، اور انشاءاللہ ہم شبانہ روز محنت کریں گے تو وہ منزل جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا وہ ضرور ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے. آخر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں 5 لاکھ گھرانوں کے لیے بسپ
کا اضافی یعنی یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے محترمہ بے نظیر صاحبہ کا ان کے نام سے، اس کے تحت جو افراد جو وظیفوں سے وہ فیض یاب ہوتے ہیں ان میں بلوچستان سے 5 لاکھ اضافی گھرانوں کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ گوادر میں 100% غریب گھرانوں کو کور کیا جائے گا اسی پروگرام کے تحت، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر لمحہ، ہر وسیلہ، ہر آؤنس آف انرجی اور طاقت اور محنت یہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں، اور اللہ نے چاہا تو یہ مشکل وقت ضرور دور ہوگا۔ آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں، اور اس کے حضور سربسجود ہو کے ہم دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کے کہ وہ ہمارے حالوں پر رحم کرے اور ہماری جو حقیر محنت ہے اس کو وہ قبول فرمائے، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے حالات تبدیل کر دے، اور ہمیں ان قوموں کے سامنے لا کھڑا کرے جنہوں نے ترقی اور خوشحالی کی منازل بڑی تیزی سے طے کی ہیں۔ یہ ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، اور اسی طرح ہوگا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ غریب عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالنا ظلم اور زیادتی سے کم نہیں ہے۔ گوادر میں ایسٹ بے کی افتتاحی تقریب سے وزیراعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا، فضائی معائنہ بھی کیا، کام کی رفتار ابھی تسلی بخش نہیں ہے۔ گوادر ایئرپورٹ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ گوادر نیشنل ہائی وے کے ذریعے کراچی سے منسلک ہوگا۔ ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد نیوز ایٹ 6 شو میں آپ کا خیر مقدم کریں گے۔